हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 के गणित का अध्याय 5 और जिसका नाम है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो आज आप इस चैप्टर का परिचय पढ़ेंगे, इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें आपको क्या दिया है, आप क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ बिंदु लिखे हैं, यूक्लिड की परिभाषाएं हैं कुछ, ठीक है, यूक्लिड्स डेफिनेशंस। तो मैंने यहाँ पे कुछ बिंदु लिखे हुए हैं, देखिए इनको ध्यान से पढ़ेंगे कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। अब देखिए, कोई बिंदु है, एक बिंदु है, इसका कोई भाग नहीं होगा, ये खुद अपने आप में एक बिंदु साइज है, एक पॉइंट है केवल ये, ठीक है। तो ये क्या है, इसका कोई भाग नहीं होता है बिंदु का। दूसरी दूसरी लाइन क्या दी हुई है कि एक रेखा चौड़ाई रहित लाइन होती है। मतलब जो रेखा होती है ना, ये रेखा, तो इसकी लंबाई तो होती है, हम ये तो कह सकते हैं इसकी लंबाई है, लेकिन इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, कि हम ये नहीं कह सकते कि कितनी चौड़ी है, ठीक है। तो रेखा क्या है, एक चौड़ाई रहित लाइन होती है जिसकी एक लंबाई होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती। और एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। जो ये रेखा के सिरे है ना, जहां से शुरू हो रही है जहां पे खत्म हो रही है, ये क्या होते हैं, ये बिंदु होते हैं, ठीक है। फिर है अगली परिभाषा है इसमें कि एक सरल रेखा वह है जो कि स्वयं पर बिंदुओं के बराबर रूप में स्थित होती है। मतलब सरल रेखा वह है जो स्वयं पर, जो बिंदु है ना, उनके बिंदुओं के बराबर रूप में स्थित होती है। जैसे इस पर एक रेखा पर हम कह सकते हैं कि कितने बिंदु हो सकते हैं, एक रेखा पर अनेक बिंदु हो सकते हैं, ठीक है। एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई व चौड़ाई होती है, ठीक है। जैसे हम बात करें कि पृष्ठ पृष्ठ जैसे ये बुक है, तो ये इसका पेज, ये क्या है, ये सरफेस, ये क्या है, एक पृष्ठ है। और इस पृष्ठ की क्या होती है, इसकी एक तो लंबाई होती है और एक इसकी क्या होती है, चौड़ाई। तो इसकी कोई मोटाई ऊंचाई नहीं होती है, ठीक है। तो पृष्ठ जो होता है, जैसे ये ब्लैक बोर्ड का ये पार्ट, व्हाइट पार्ट हम ले लें, तो ये क्या है, एक पृष्ठ है, इसकी एक लंबाई है और इसकी एक क्या है, चौड़ाई है, ठीक है। पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती हैं, जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड का पृष्ठ है और ये इसके किनारे हैं, तो ये क्या है, रेखाएं हैं। कितनी रेखाएं हैं, जैसे हम बात करें इस पृष्ठ की, तो इस पृष्ठ में हमें 4 रेखाएं दी हुई हैं, ठीक है। और वह पृष्ठ जो कि स्वयं पर सरल रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है वह समतल पृष्ठ होता है, ठीक है। जो स्वयं पर सरल रेखाओं के साथ सपाट होता है, जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड का पार्ट, ठीक है, सपाट रूप से स्थित है, तो ये क्या है, एक समतल पृष्ठ है। एक खुरदुरा पृष्ठ होता है, एक समतल। आप समझ सकते हैं कि समतल पृष्ठ कैसा होगा, जो स्वयं सरल रेखाओं के साथ में, जैसे ये रेखा है, सरल रेखा के साथ में क्या है, सपाट रूप से स्थित है, तो ये क्या होगा, आपका समतल पृष्ठ, ठीक है। तो ये यूक्लिड्स की परिभाषाएं थी, तो इनको एक अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब देखिए ऊपर क्या लिखा है कि यूक्लिड की अभिग्रहित तथा अभिधारणाएं। यूक्लिड की अभिग्रहित दी होंगी इसमें और अभिधारणाएं। अब देखिए अभिग्रहित क्या होता है और अभिधारणाएं क्या होता है। देखिए अभिग्रहित है, एक ऐसा शब्द है जो कि ज्यामिति के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे हम कहें कि मान लिया कि हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है, हमें कुछ सिद्ध करना है, कुछ प्रूफ करना है, तो हम अभिग्रहित मान लेते हैं और फिर हम उसको एक कथन मान लेते हैं। माना कि ये अभिग्रहित है और एक कथन हमने मान लिया, फिर हम उसे सिद्ध करके दिखाते हैं। अगर वो सही है तो सही है, अगर सिद्ध नहीं हो पाया तो वो हमारी अभिग्रहित क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ठीक है। और अभिधारणा क्या है, अभिधारणा एक ऐसे आधारभूत तथ्य होते हैं जो कि बिना किसी प्रमाण के सत्य मान लिए जाते हैं, ठीक है। तो अभी सबसे पहले लिखा है कि यूक्लिड की अभिग्रहित, अभिग्रहित में 7 बिंदु दिए होंगे आपको, 4 मैंने ये बोर्ड पे लिख दिए हैं, ठीक है। देखिए पहला क्या है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती हैं। मतलब वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हैं। मान लिया, जैसे हम ले लें, जैसे हमने ले लिया कि ए बी बराबर है सी डी के, ठीक है, और मान लिया कि सी डी बराबर है
पी क्यू के, हमने अगर ये मान लिया कि ए बी तो सी डी के बराबर है और सी डी पी क्यू के बराबर है, तो ये ए बी जो है तब ए बी किसके बराबर होगा, इस पी क्यू के बराबर होगा, क्योंकि जो वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर हो, सी डी के बराबर ए बी भी है और सी डी के बराबर पी क्यू भी है, इसलिए ए बी और पी क्यू क्या होंगे, बराबर होंगे, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, तो अभिग्रहित दो क्या है, यदि दो बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। माना हमने कि मान लिया, जैसे हम इसका उदाहरण दें, जैसे x बराबर y है, ठीक है, मान लिया ये दोनों बराबर हैं, अगर इनमें दो जोड़ दें तो क्या होगा, x प्लस 2, और y में दो जोड़ दें तो क्या होगा, y प्लस 2, तो ये भी बराबर होगा। अगर ये बराबर हैं तो दो, इनमें दोनों में दो जोड़ दिया, दो भी बराबर है आपस में, दो दो के बराबर है, अगर इनमें जोड़ दिया तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर, ये पूर्ण जो होगा ये भी बराबर होगा। ठीक है, और अभिग्रहित 3 क्या है कि यदि बराबरों को बराबरों में से घटा दिया जाए, सेम वही बात, जैसे हमने मान लिया कि x बराबर है y के, और यदि इनमें से बराबर संख्या कोई भी, मान लिया 5 घटा दिया इसमें से और इसमें से भी 5 घटा दिया, तो ये भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, और अभिग्रहित 4 क्या है कि वे वस्तुएं जो कि परस्पर एक दूसरे के संपाती हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। जैसे कि हम मान लें, जैसे हमने मान लिया कि दो दो रेखाएं हैं, पी क्यू और एक्स वाई, दो रेखाएं हैं। ठीक है, ये दो रेखाएं हैं, हमने मान लिया कि यदि बिंदु P बिंदु x पर है, बिंदु x पर है, स्थित है लिखेंगे। ठीक है, बिंदु x पर स्थित है, और बिंदु Q क्या है, बिंदु y पर स्थित है, तब क्या होगा कि ये जो पी क्यू है एक्स वाई के, पी क्यू जो रेखा होगी वो एक्स वाई के बराबर होगी। ठीक है, एक दूसरे के समपाती होगी, या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि कोई वस्तु अपने बराबर होती है, कोई भी वस्तु, जैसे हमने मान लिया ये रेखा एक है, ये पी क्यू है रेखा, ठीक है, और एक रेखा एक्स वाई है, एक्स वाई, और ये भी एक्स वाई भी यहीं पर है, संपाती है, संपाती मतलब इसी, उसका एक्स बिंदु यहाँ है और उसका वाई बिंदु यहाँ है, तो ये क्या होंगी, दोनों क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगी। ठीक है, बात समझ आई? तो ये आपकी हो गई हैं 4 अभिग्रहित, इनको नोट कीजिए, बाकी के 3 और लिखती हूँ मैं। देखिए बच्चों, अभिग्रहित 5 क्या कहती है कि संपूर्ण भाग अपने से बड़ा होता है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमने मान लिया कि x बराबर है y प्लस जेड, और जहाँ पर आपका y जो है 0 नहीं है और z भी आपका 0 नहीं है, तब क्या होगा, जो ये संपूर्ण भाग होगा, संपूर्ण भाग तो x है ना, इसके दो पार्ट हैं y और z, तो ये अपने से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, संपूर्ण भाग अपने भाग से बड़ा होता है, मतलब y से ये x क्या होगा, x ये y से बड़ा होगा, और ये x z से भी क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, अभिग्रहित 6 ये कहती है कि एक ही वस्तुओं के दोगुने परस्पर बराबर होते हैं। मतलब हमने मान लिया कि a बराबर तो है 2x, ठीक है, और b बराबर भी क्या है 2x। इसका मतलब क्या है कि 2x का डबल मतलब x का दुगना, x का दुगना जो है वो a के बराबर है, ठीक है, x का दुगना वो b के भी बराबर है, तब क्या होगा, a बराबर क्या होगा, b। या फिर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक ही वस्तु है, मान लिया हमने 1 किलो चीनी है, ठीक है, उसका दुगना क्या हो गया, 2 किलो चीनी है। ठीक है, तो एक ही वस्तु के दोगुने जो हैं, एक 2 किलो चीनी अलग, 2 किलो चीनी अलग है, तो वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है,
तो इस तरह से भी हम इसको समझ सकते हैं। और तो ये अभिग्रहित 7 ये कहती है कि समान वस्तुओं के आधे एक दूसरे के बराबर होंगे। ये भी इसी के जैसा है। मान लिया कि ए दिया है, ए है x का आधा और b भी x का आधा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तब क्या होगा, a किसके बराबर होगा, a b के बराबर होगा, क्योंकि ये भी x का आधा है, ये भी x का आधा है, तो a बराबर क्या होगा, b होगा। चलिए इसको नोट कीजिए। अब देखिए लिखी है यूक्लिड की अभिधारणाएं। तो अभिधारणाएं यूक्लिड ने 5 अभिधारणाएं दी हैं। तो पहली अभिधारणा ये है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। मतलब क्या है कि आपके पास दो बिंदु हैं, एक बिंदु तो ये है और एक अन्य बिंदु ये है, तो इस बिंदु से इस बिंदु तक केवल और केवल एक ही सीधी रेखा, तिरछी हो गई है ये, ठीक है, सीधी रेखा स्केल से बनती है, सीधी रेखा केवल एक ही बन सकती है। मतलब क्या हुआ, किन्हीं दो बिंदुओं से केवल और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, एक अद्वितीय रेखा। अद्वितीय मतलब उसके जैसी कोई और नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई भी दो बिंदु हैं, कहीं भी उनसे केवल एक रेखा खींची जा सकती है। चलिए एक बात और बता देते हैं, अगर पूछा जाए कि एक बिंदु से कितनी रेखा खींच सकते हैं, एक बिंदु से होकर जाए जो, तो एक बिंदु से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं हो सकती हैं, अनगिनत हो सकती हैं, ठीक है। और दो बिंदुओं से केवल और केवल एक ही रेखा हम खींच सकते हैं, ठीक है। अब अभिधारणा 2 ये कहती है कि एक शांत रेखा टर्मिनेटेड लाइन को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। मतलब एक टर्मिनेटेड लाइन है आपके पास ये ए बी, तो इसको क्या करते हैं कि अनिश्चित रूप से कितना भी हम आगे इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो टर्मिनेटेड लाइन होती है, आपकी शांत रेखा जो होती है ये, वो एक रेखाखंड होता है, ठीक है। और अभिधारणा 3 ये कहती है कि किसी केंद्र और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। मतलब कोई केंद्र है आपके पास, ये केंद्र है और ये मान लिया ये त्रिज्या है, ठीक है। ये केंद्र है O और ये त्रिज्या है मान लिया A, ठीक है, ओ ए। त्रिज्या क्या है, ओ ए। केंद्र क्या है, ये बिंदु O, ठीक है। तो इससे हम एक वृत्त खींच सकते हैं। केंद्र पे हम प्रकार की नोक रखेंगे और इस तरह से हम क्या बना सकते हैं, एक व्रत बना सकते हैं। और ये क्या होगी, त्रिज्या, और ये क्या होगा, व्रत का केंद्र। इसका मतलब क्या हुआ कि एक केंद्र और त्रिज्या से हम एक वृत्त बना सकते हैं। चलिए नोट कीजिए इनको, बाकी 2 अभिधारणाएं और बची हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो अभिधारणा 4 में लिखा है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब देखिए समकोण क्या होता है, ऐसा कोण जो कि 90 डिग्री का होता है, वो क्या होता है, समकोण, ठीक है। तो कहीं भी हम 90 डिग्री का कोण बना लें, कहीं पर भी बना लें, ये भी 90 का है। तो सभी समकोण क्या होते हैं, जैसे मान लिया ये कोण है आपका ABC और ये क्या है आपका PQR, तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल ABC बराबर क्या होगा, एंगल PQR के, क्योंकि दोनों कितने हैं, 90 डिग्री। सभी समकोण कितने के होते हैं, 90 डिग्री के, तो इसलिए सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है। जहां कहीं भी समकोण दिखेंगे वो सभी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आप देखिए अगर बात करें हम न्यून कोण की, न्यून कोण क्या होता है, 90 से छोटा, 90 से कम, वो क्या होता है, न्यून कोण, ठीक है। अब आप देखिए 90 से कम तो कुछ भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है, 70, 40, 30, 20, ये सब क्या है, 90 से छोटे हैं, तो ये क्या है, न्यून कोण। तो सभी न्यून कोण तो बराबर नहीं हो सकते ना, ठीक है। और अधिक कोण की बात करें तो वो 90 से बड़ा होता है, तो 90 से बड़ा तो कुछ भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है। तो सभी अधिक कोण तो बराबर नहीं हो सकते ना, और सभी न्यून कोण बराबर नहीं हो सकते। लेकिन समकोण केवल 90 डिग्री का होता है, इसलिए सभी समकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। 5वीं अभिधारणा यह है कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो। चलिए पहले रेखा बना लीजिए, मतलब मान लिया दो रेखाएं हैं, दो सीधी रेखाएं हैं, ठीक है।
और इन पे एक एक रेखा गिरती है, एक रेखा गिर गई है इन पे, ठीक है। देखिए दो सीधी रेखाओं पर गिरकर, देखिए एक सीधी रेखा ये है, इन दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण, एक ही ओर देखिए अंतःकोण बनाए इसने, इस रेखा के इस ओर दो अंतःकोण बनाए हैं ये और इस ओर दो अंतःकोण बनाए हैं ये और ये, ठीक है। चार अंतःकोण बनाए हैं, एक तो इस रेखा के लेफ्ट साइड और एक इस रेखा के राइट साइड बनाए हैं, ठीक है। तो इसमें दिया है कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर दो समकोणों से कम हो। देखिए आप ध्यान से देखिए कि इस रेखा के जो इधर कोण बन रहे हैं वो 90 से छोटे बन रहे हैं, मतलब ये 90 का होता है, 90 से छोटा कुछ झुका हुआ होगा, तो ये 90 से छोटे हैं, एल शेप में नहीं है, ठीक है। तो 90 से छोटे कोण बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि योग मिलकर दो समकोण, समकोण होता है ना 90, तो 90 से छोटे दोनों दो समकोणों से कम हो, दो समकोणों से कम होगा, कब कम होगा, जब वो न्यून कोण होंगे, ठीक है। तो दो समकोणों से कम हो तो वे सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी ओर मिलती हैं। आज अगर इनको आगे बढ़ाएं ना, यहाँ से अगर आगे बढ़ाएं तो ये नहीं मिलेंगी, यहाँ से नहीं मिलेंगी आगे, ये आगे कहाँ से मिलेंगी, जहाँ इनका इनका दोनों कोणों का योग दो समकोणों से कम होगा, मतलब ये भी 90 से कम, ये भी 90 से कम, तो इसका मतलब दो समकोणों से कम होगा। मान लिया 90 से कम ये 80 है, ये भी 80 है, तो दो समकोण कितने के होते हैं 360 के, और 80 80 क्या होगा, नहीं सॉरी, दो समकोण कितने के होते हैं 180 के, दो समकोण कितने के होते हैं 180 के। तो ये जैसे मान लिया ये 80 है, ये भी कम है, न्यून कोण है, दोनों न्यून कोण है, तो कितने के होंगे 160 के, तो इसका मतलब दो समकोणों से कम होंगे ना, क्योंकि ये दोनों ही न्यून कोण है, ठीक है। तो ये इस ओर मिलेगी जिस ओर इनका योग कम होगा, इन वालों का योग कम होगा दो समकोणों से, और इनका योग अधिक होगा दो समकोणों से, इसलिए ये रेखा इस ओर नहीं मिलेगी, उस ओर मिलेगी जहां योग दो समकोणों से कम होगा। तो ये यूक्लिड की अभिधारणा नंबर 5 है, ठीक है। चलिए, तो ये अभिधारणाएं अभिग्रहित ये आपके प्रश्नों में यूज होंगी। तो कल मैं आपको इस चैप्टर इस अध्याय 5 की एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली 5.1 कराऊंगी। आज आप इसको अच्छे से देख लेना, समझ लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में प्रश्नावली 5.1 के साथ।